वैसे तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में सुदीप्ता कविराज का पैसिव रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस है, परंतु नंदलेस इसका ब्रॉडर एनालिसिस अगर हम देखें तो पार्थ चटर्जी कहते हैं कि ये कोई भारत स्पेसिफिक बात नहीं थी। उनका ये मानना है कि ज़्यादातर जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुआ उसका जो नेचर है वो पैसिव ही रहा, और बेसिकली इसमें होता ये है कि आप कॉलोनियल रजीम के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हैं और फिर उसको डिसलॉन्च करने के बाद सुदीप्ता कहते हैं आप रेवोल्यूशन करते हैं और उसके बाद आप सडनली एक नई व्यवस्था का रिस्टोरेशन करते हैं जिसमें कि पुरानी व्यवस्था के कुछ गुण भी पाए जाते हैं। मतलब डिसकंटिन्यूटी और साथ में कंटिन्यूटी पाई जाती है, दोनों दोनों चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। वो बोलते हैं कि जब मैं अपना वर्क शुरू कर रहा था तो 60s में एक बुक लिखी हुई थी मिस्टर अनवर अब्दुल मलिक के द्वारा, जिन्होंने लिखा था इजिप्ट द मिलिट्री सोसाइटी, जिसमें उन्होंने नासिर के द्वारा खड़े किए गए इजिप्शियन नेशनलिज्म को समझने का प्रयास किया और इसको पूरी तरह से ग्रामशी के फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करते हुए समझाया कि बेसिकली मॉडर्न इजिप्ट जो बना है ये भी एक पैसिव रेवोल्यूशन का रिजल्ट है। इसी तरह से पार्था कहते हैं कि टर्की जो कि नासिर की देन है का योगदान है, और कमालिस्ट जिन्होंने तुर्की का खिलाफत ख़त्म की उनकी ये देन है, और मैक्सिको और न जाने कितने ऐसे देश अफ्रीका में और अरब कंट्रीज जिनमें कि पैसिव रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है कि इस तरह से उन्होंने अपने को अपने कॉलोनियल पास से तोड़ा, पर उसके बाद फिर से खुद को एक नई रिजीम खड़ी की जिसमें कि पुराने ही गुण पाए जाते हैं काफ़ी। तो इस चीज़ को पैसिव रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सुदीप्ता कविराज इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क को दिखाते हैं और इस सब में ग्रामशी का जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे कविराज कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अपने पार्था कहते हैं कि अगर इनिशियल फेज में हमारे पास बंकिम चंद्र जैसे लोग थे जो कि वेस्ट की मानता को स्वीकार करते थे और अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी अप्रिशिएट करते थे और मानते थे कि हमें वेस्ट से जो पॉजिटिव वो सीखना है और जो वेस्ट में वीकनेसेस हैं उनको फॉलो नहीं करना है, स्पिरिचुअल पाथ हमारा बेटर है। यही बात विवेकानंद ने की, अगर आपको याद होगा कि उनके पास साइंस है तो हमारे पास स्पिरिट है। तो उसके पश्चात आते हैं गांधी जैसे लोग जो टोटली एक नया अल्टरनेटिव देने की प्रयास करते हैं अपने हिंद स्वराज के माध्यम से, वेस्ट की मॉडर्निटी को रिजेक्ट करते हैं। और जब लोग मोबिलाइज हो जाते हैं और सत्ता हाथ में आती है तो फाइनली जो डिसलॉज हुआ ऑर्डर होता है उसका जगह जो नया ऑर्डर आता है वो भी स्टेटिस्ट होता है, जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन पार्था नेहरू की पर्सनैलिटी के रूप में करते हैं, जो कि भारत को फिर से एक मॉडर्न स्टेट बनाने के चक्कर में होते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन की एक कहानी है, ऐसा पार्थ चटर्जी कहते हैं। और जहाँ तक उनके संदर्भ में जो वो डेरिवेटिव नेशनलिज्म की बात है ये बड़ी कंट्राडिक्टरी है। बेसिकली वो डेरिवेटिव नेशनलिज्म को नहीं मानते। डेरिवेटिव नेशनलिज्म का मतलब है कि कॉलोनियल जो हम देश हैं हमने यूरोप के नेशनलिज्म को देखा तो उसकी इमिटेशन की, उसकी नकल मारी, उसको कट कॉपी पेस्ट किया अपने देश में। इस बात को पार्था नहीं मानते। पार्था बोलते हैं हुज इमेजिन कम्युनिटी। उन्होंने बेनेडिक्ट एंडरसन को चैलेंज किया कि आप कहते हैं कि भाई इमेजिन कम्युनिटी है नेशन, लोग कल्पना करते हैं, तो वो बोलते हैं किसकी इमेजिन कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो एक बार वेस्ट की कंट्री में किसी ने कोई कॉन्सेप्ट देश का इमेजिन कर लिया
तो हम सब उसी को उसकी कॉपी करते चले जा रहे हैं। क्या उसमें हम हमारे अपने देश का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है? क्या इंडियन नेशनलिज्म में इंडिया की स्पेसिफिक सोसाइटी स्पेसिफिक हिस्ट्री स्पेसिफिक साइकोलॉजी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है जो उसको यूनिक बनाता है, उसको उसमें नई एक्सपेरिमेंटेशन की संभावना बनाता है? चाइनीज़ जो नेशनलिज्म है क्या वो सिंपल कॉपी है फ्रांस की या अमेरिका की? या उसमें चाइनीज़ स्पेसिफिक अपनी यूनिक जो उनकी जिसको वो ह्यूमिलेशन की सेंचुरी मानते हैं, जब उनको दुनिया भर में जहालत झेलनी पड़ी, तो क्या वो उनका यूनिक एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है? कैसे उसको एक यूनिफॉर्म एंगल से कह करके आप इमेजिन कम्युनिटी कह सकते हैं कि अगर ये इमेजिनेशन है तो हर देश की अपनी स्पेसिफिक्स और यूनिक इमेजिनेशन है। इसका कोई यूनिफॉर्म फार्मूला तैयार नहीं हो सकता, ऐसा पार्था चटर्जी कहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो फिर बाद में हमारे नेहरूवियन जो प्लानिंग थी उसको आलोचना करते हैं कि इस बेसिकली इसने पॉलिटिक्स ही था ये, इसको आम आदमी से उनके विकास के प्रश्नों को, उनके विकास के अधिकारों को छीन करके आपने एक स्पेशलिस्ट की बॉडी में दे दिया और परिणाम स्वरूप बड़े लार्ज स्केल पे लोगों का डीपॉलिटिसाइजेशन हुआ। तो नेहरूवियन प्लानिंग के भी बड़े ज़बरदस्त आलोचक मिस्टर पार्था चटर्जी रहे हैं। उनका मानना है कि इंडिया की डेमोक्रेसी संभव इसलिए बच गई कि हमने वाया मीडिया ढूंढ लिया, हमने ऐसे टूल ढूंढ लिए जिससे कि यूनिफॉर्मिटी के बावजूद ग्राउंड में हमने डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल असम में या नॉर्थ ईस्ट में हमने टेरिटोरियल ऑटोनॉमस रीजन दे दिए, कई जगह और तरह के हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिससे कि भारत स्टिल जो है एक कंसेंसस और का फ्रेमवर्क तैयार कर सका। तो बेसिकली पार्था जी भी आशीष नंदी की तरह ही एक यूनिफॉर्म और एक पावरफुल नेशन के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड फेडरलाइज्ड स्ट्रक्चर भारत के लिए चाहते हैं। धन्यवाद।